एक बड़ी भीड़, अनुमानतः 15,000 से 25,000 लोगों के बीच यह भीड़ इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में। कुछ लोग बैसाखी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग वहां इत्मीनान से रविवार का आनंद लेने के लिए आए थे और कुछ लोग वहां भाषण सुनने के लिए आए थे। जब ब्रिगेडियर जनरल डायर शाम करीब 5 बजे लगभग 50 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ था, वह आधे रास्ते में ही बाग में प्रवेश हुआ था बिना कोई चेतावनी जारी किए। उन्होंने अपने सैनिकों को संकीर्ण निकास को अवरुद्ध यानी रोकने और असहाय भीड़ पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया। पुरुषों और महिलाओं की धक्का मुक्की बढ़ती गई। वे सब छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागने का कोई रास्ता न था क्योंकि वह छोटा सा गेट बंद कर दिया गया था। शुद्ध उन्माद के क्षणों में कुछ लोग कुएं में कूद गए, जहां उनका अनुसरण करने वाले कई लोगों के वजन के नीचे उन्हें कुचल दिया गया। धक्का मुक्की में कई लोग पैरों के द्वारा कुचले गए, अन्य लोगों के द्वारा कुचले गए। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने गोलियां खाई। जीवित बचे लोगों के अनुसार डायर सैनिकों को उन स्थानों पर गोली चलाने का निर्देश दिया गया था या वह दे रहा था जहां भीड़ सबसे अधिक थी, जिससे सबसे अधिक लोग मारे गए। असहाय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गोलीबारी हुई। 10 मिनट तक यह खूनी हत्याकांड जारी रहा। लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं और जबकि अंग्रेज़ों ने आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या सिर्फ 379 बताई, 379। कई लोगों का मानना है कि वास्तविक मरने वालों की संख्या हजारों में थी और उसके तुरंत बाद डायर ने क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा दिया, जिससे प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित हो गया कि घायलों की कोई मदद न की जा सके। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह ने घटना के तुरंत बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थल का दौरा किया और वहां से खून से सनी मिट्टी को भी एकत्रित किया। यह नरसंहार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक भूकंपीय घटना थी, जिसके झटके देश और विदेश में महसूस किए गए। जलियांवाला बाग अत्याचार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि यह कहते हुए त्याग दी कि ब्रिटेन अब किसी राजनीतिक और नैतिक औचित्य का दावा नहीं कर सकता। जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि कैसे रची गई? जब लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तो 9 अप्रैल 1979 को 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। परिणाम स्वरूप भारतीयों का एक बड़ा वर्ग उद्वेलित हो उठा। इस उपद्रव को शांत करने के लिए क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ और स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी जनरल डायर को सौंपी गई। डायर ने 13 अप्रैल 1979 को एक घोषणा जारी कर कहा कि लोग बिना पास के शहर से बाहर न जाएं, 3 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित न हों। 13 अप्रैल को वैशाखी के दिन डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह वैशाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित होता है। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया हुआ होता है। इस दौरान विरोध प्रदर्शन और त्योहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा होता है। इस अवसर पर रॉलेट अधिनियम की समाप्ति संबंधी और 10 अप्रैल की गोलाबारी की निंदा संबंधी 2 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी। वहां से निकासी के सभी मार्ग बंद कर दिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण
लगभग 1000 लोग मारे गए। इस दौरान मरने वालों में युवा, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, सभी उम्र के लोग शामिल थे। इस निर्लज्ज कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न था। यह एक हिंसक जानवर द्वारा अपने शिकार के प्रति की जाने वाली क्रूरता से भी अधिक दर्दनाक कृत्य था। अरे जानवर तो फिर भी भूख लगने पे किसी की हत्या करता है। संपूर्ण देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा हो रही थी। इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पहले तक तो सभी स्थानों पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किए गए, लेकिन इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और हिंसा का मार्ग अपनाया। एक इतिहासकार APJ टेलर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विषय में लिखा कि जलियांवाला बाग जनसंहार भारतीय इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था कि इसके बाद भारत के लोग ब्रिटिश शासन से अलग हो गए। इस कुख्यात हत्याकांड के बाद एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने की ठानी। ऊधम सिंह के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।